दोस्तों, इस दुनिया के चाहे कोई भी बच्चा हो, अगर अपने आप को सबसे ज़्यादा कहीं पे सुरक्षित जगह महसूस करता है तो वो होता है माँ का आँचल। न जाने ऊपर वाले ने ऐसी कौन सी वरदान दिया है कि कोई भी बच्चा जब रोते बिलखते अपनी माँ के गोद में जाता है तो अपनी सारी तकलीफ़ों को भूल जाता है। पर आज की कहानी में बिल्कुल उल्टा होता है। दरअसल एक माँ ही जो अपने बेटे और बहू दोनों के लिए काल बन जाती है। पर जब इसका असलियत लोगों को मालूम चलता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर कोई हैरान रह जाता है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये घटना है राजस्थान प्रदेश की। राजस्थान का एक ज़िला पड़ता है करौली और इसी करौली का एक थाना पड़ता है मासलपुर। बात कर रहा हूं मैं 30 अक्टूबर 2024 की सुबह के करीब 9 बजे के आसपास। दरअसल इसी मासलपुर थाने में एक व्यक्ति फ़ोन करता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मेरा नाम राजेश्वर है और मैं भोजपुर गांव का रहने वाला हूं। दरअसल मेरे ही गांव के बाहर सड़क किनारे एक सुनसान जगह पर सेंट्रो कार के अंदर 2 लोगों का डेड बॉडीज़ पड़ा है, जिसमें एक महिला है और एक पुरुष। आप जल्दी से आ जाइए। पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस फ़ौरन अपने टीम के साथ जब घटनास्थल पर पहुंचती है तो देखती है कि वाकई में कार के अंदर 2 डेड बॉडीज़ पड़ा है, जिसमें से एक महिला और एक पुरुष जो कि ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ था और वो महिला पिछले सीट पे लेटी हुई थी। देख करके ऐसा लग रहा था कि शायद दोनों ही पति पत्नी हैं, लेकिन उनके शरीर पर लगे हुए खून को देखकर साफ अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि उन दोनों की हत्या कुछ देर पहले ही की गई होगी। हालांकि पुलिस उस गाड़ी को चेक करती है, घटनास्थल की भी मुआयना करती है, पर पुलिस को वहां पे सिर्फ 3 खोखे के अलावा और कुछ भी नहीं मिलता है, जिसकी वजह से उन दोनों ही डेड बॉडीज़ की पहचान नहीं हो पाती है। हालांकि वहां पे कुछ लोग मौजूद भी होते हैं। पुलिस उन तमाम लोगों से भी पूछताछ करती है, पर कोई भी व्यक्ति उनकी शिनाख्त नहीं कर पाता है। और पुलिस के पास उन दोनों की पहचान करने का मात्र एक ही उपाय था, वो सेंट्रो कार। दरअसल पुलिस अब उस सेंट्रो कार के नंबर से ही ये पता लगा सकती थी कि आखिरकार वो गाड़ी किसके नाम पर रजिस्टर्ड है। पुलिस सबसे पहले दोनों डेड बॉडीज़ को अपने कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर उस गाड़ी के मालिक के बारे में पता लगाने के लिए गाड़ी के नंबर की डिटेल्स निकलवाती है। तो मालूम चलता है कि वो गाड़ी किसी रामवास सिसोदिया के नाम पर रजिस्टर्ड है, जो इटकी गाँव का रहने वाला है। पुलिस को जब रामवास की डिटेल्स मिल जाती है, उसके बाद से पुलिस अपनी टीम के साथ इटकी गांव रामवास के घर पे जाती है और जब उस गाड़ी का फ़ोटो रामवास को दिखा करके पूछताछ करती है तो रामवास कहता है कि हाँ साहब, ये गाड़ी तो मेरी ही है। पुलिस कहती है कि दरअसल इस गाड़ी के अंदर हमें 2 डेड बॉडीज़ मिला है। पुलिस जब रामवास से उन दोनों डेड बॉडीज़ को भी जब दिखाती है तो देखने के बाद रामवास एकदम से चौंक जाता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब, ये कोई और नहीं बल्कि मेरा ही भांजा विकास सिसोदिया है और उसकी पत्नी आरती है। हालांकि जब रामवास को ये मालूम चलता है कि दोनों की ही गोली मार करके हत्या कर दी गई है, वो एकदम से परेशान हो जाता है और सबसे पहले इस बात की जानकारी विकास की माँ यानी अपनी बहन ललिता देवी को देता है। इधर ललिता को जब मालूम चलता है कि किसी ने उसके बेटे और बहू की हत्या कर दी है, ये जान करके वो चीख चीख करके रोने लगती है। उसके बाद से रामवास अपनी बहन ललिता को लेकर के जब थाने में जाती है, पुलिस जब दोनों डेड बॉडीज़ को जब दिखाती है तो देखने के बाद उनकी शिनाख्त कर लेते हैं। हालांकि डेड बॉडी की जब शिनाख्त हो जाती है, उसके बाद से पुलिस अब इन दोनों से सवाल करती है कि क्या आप लोग को किसी पे शक है कि इन दोनों की हत्या कौन कर सकता है और आखिरकार इनकी डेड बॉडीज़ इस गाड़ी में कैसे पहुँची। इस पर रामवास पुलिस वालों को जवाब देते हुए कहता है कि साहब, मुझे ये तो नहीं मालूम है कि मेरे भांजे और उसकी बहू की हत्या किसने किया है, पर सुबह सुबह मेरी ये गाड़ी मेरा ड्राइवर चमन खान लेकर के गया था। दरअसल चमन खान ही मेरे भांजे और उसकी बहू को लेकर के केला देवी मंदिर में दर्शन कराने के लिए ले गया था, लेकिन अभी तक चमन खान घर वापस नहीं आया है। दरअसल चमन खान जो कि मेरा नौकर है। रामवास जब अपने नौकर चमन खान का नाम लेता है तो पुलिस पूरा यकीन कर जाती है कि शायद इन दोनों की हत्या अब चमन खान ने ही किया है। इसीलिए पुलिस अब चमन खान को ढूंढना शुरू कर देती है और जब अपनी थोड़ी सी कोशिश करती है, आखिरकार पुलिस चमन खान तक पहुंच जाती है और उसे गिरफ्तार करके थाने में लेकर पहुंच जाती है।
लेकिन पुलिस जब चमन खान से विकास और उसकी पत्नी की हत्या के बारे में पूछताछ करती है तो चमन खान पुलिस वालों को एक अलग ही कहानी बताता है। दरअसल चमन खान पुलिस वालों से कहता है कि हाँ साहब, इन दोनों को लेकर के मैं मंदिर में गया था, वहाँ से मैं वापस ला करके उस जगह पे पहुँचा दिया जहाँ पे मेरे मालिक रामबास ने बताया था। दरअसल विकास और उसकी पत्नी की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि विकास के ही मामा रामबास ने किया है। चमन खान जब अपने मालिक रामबास का नाम लेता है उसके बाद से पुलिस फिर से रामबास को थाने में बुलाती है और दोनों को आमने सामने बिठा करके पूछताछ करती है, लेकिन दोनों अपनी सच्चाई कबूल करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। इस पे चमन खान पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मैं आपसे कुछ भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ, अगर आपको यकीन नहीं है तो आप जा कर के केला देवी मंदिर के सामने जो CCTV लगा हुआ है उसे चेक कर सकते हैं कि मैं उसमें दिखाई दे रहा हूँ या फिर नहीं। इधर रामबास पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मैं भी आप लोगों से झूठ नहीं बोल रहा हूँ, दरअसल मैं तो पिछले 2-3 दिन से अपने घर पे ही नहीं मौजूद था। हालांकि दोनों के दोनों जब अपनी सफाई पुलिस के सामने रखते हैं, पुलिस इन दोनों के ही बातों को लेकर के जांच पड़ताल करती है। पुलिस सबसे पहले केला देवी मंदिर के पास जाती है, वहाँ के जब CCTV को चेक करती है तो आखिरकार उस CCTV में चमन खान इन दोनों को लेकर के केला देवी मंदिर के पास जाते हुए दिखाई भी देता है और फिर वहाँ से वापस इन्हीं के साथ आते हुए भी दिखाई देता है। लेकिन पुलिस जब रामबास के मोबाइल का लोकेशन चेक करती है तो मालूम चलता है कि रामबास पुलिस वालों से झूठ बोल रहा था कि वो पिछले 2-3 दिन से कहीं गया हुआ था। दरअसल जिस वक्त विकास और उसकी पत्नी की जिस जगह पे हत्या की गई थी उसी जगह के मोबाइल का लोकेशन उसके मामा रामबास का भी दिखाई दे रहा था। पुलिस को जैसे ही इस तरह की डिटेल्स मिल जाती है, पुलिस अब पूरा यकीन कर जाती है कि विकास का मामा रामबास झूठ बोल रहा है। इसी डिटेल्स के आधार पर पुलिस अब रामबास को गिरफ्तार कर लेती है और फिर उससे सख्ती से पूछताछ करती है। पुलिस जैसे ही अपना शक्ति दिखाना शुरू करती है, आखिरकार रामबास पुलिस के सामने घुटने टेक देता है और पुलिस वालों को जवाब देते हुए कहता है कि हाँ साहब, मैंने ही उन दोनों को गोली मार करके हत्या किया है, पर उन दोनों की हत्या करने के लिए खुद विकास की माँ यानी कि मेरी बहन ललिता देवी ने ही मुझसे बोला था। रामबास जब अपनी बहन ललिता का नाम लेता है उसके बाद से पुलिस अब रामबास के ही तहरीर पर विकास की माँ ललिता को गिरफ्तार कर लेती है और पुलिस जब ललिता को लेकर के थाने में पहुंचती है, थाने के अंदर ललिता जब अपने सामने अपने भाई रामबास और उसके नौकर चमन खान को देखती है तो देख करके साफ समझ जाती है कि अब सारा मामला ओपन हो चुका है। इसीलिए ललिता देवी अब पुलिस वालों के सामने कोई झूठ नहीं बोलती है बल्कि इस हत्या की पूरी कहानी सामने खोल करके रख देती है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत तब होती है जब ललिता का पति इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। उसके बाद से ललिता अपने इकलौते बेटे विकास की बड़ी मुश्किल से और लाड प्यार से परवरिश करती है। लेकिन विकास जब जवानी के दहलीज पे कदम रखता है, उसे एक लड़की से प्यार हो जाता है और वो उससे शादी करने का फैसला कर लेता है। लेकिन विकास का जिस लड़की के साथ में प्रेम प्रसंग शुरू होता है वो लड़की उसकी जाति बिरादरी की नहीं होती है। विकास जब अपनी प्रेमिका से शादी करने के लिए अपनी माँ से बातचीत करता है, उसकी माँ इस शादी से इनकार कर देती है और फिर अपने बेटे विकास की आनन फानन में अपनी पसंद की एक लड़की से शादी कर देती है जिसका नाम है आरती, जो उसी के इलाके की रहने वाली है। दरअसल घटना से लगभग ठीक 8-9 महीने पहले विकास की शादी आरती से होती है। विकास आरती से शादी कर लेकर अपने घर तो आ जाता है। धीरे धीरे समय भी गुजरने लगता है और लगभग 8 महीनों का समय गुजर जाता है। लेकिन इन 8 महीनों में विकास की पत्नी आरती कभी प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है, जिसे देख करके विकास की मां ललिता को लगता है कि शायद कुछ गड़बड़ है। इसीलिए ललिता जब सच्चाई पता लगाने की कोशिश करती है तो आखिरकार उसे सच्चाई मालूम चल जाता है। दरअसल होता ये है कि विकास जब आरती से शादी करके अपने घर लेकर के आता है तो सुहाग रात वाले समय पे ही अपनी पत्नी से वो सारी सच्चाई बता देता है। दरअसल विकास आरती से कहता है कि मेरी तुमसे जो शादी हुई है ये जोर ज़बरदस्ती से हुई है, क्योंकि मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता था। विकास जब अपनी सारी सच्चाई सुहाग रात पे ही अपनी पत्नी आरती के सामने खोल करके रख देता है तो आरती भी एक बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा अपने पति के सामने करती है। दरअसल आरती भी अपने पति विकास से कहती है कि मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसे ही हुआ है।
मैं भी एक लड़के से प्यार करती थी, उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन मेरे भी घर परिवार वालों ने ज़ोर ज़बरदस्ती से तुमसे शादी कर दिया। आरती भी जब अपनी पूरी कहानी अपने पति के सामने रखती है, तब जा कर के दोनों को लगता है कि दोनों ही एक ही रास्ते के मुसाफिर हैं। दरअसल सुहाग रात पे ही दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि हम कभी भी एक दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशन नहीं बनाएंगे। दरअसल विकास कहता है कि मैं अपनी प्रेमिका से मुलाकात करूंगा और तुम अपने प्रेमी से मुलाकात कर लेना, और मैं चाहता हूं कि हम दोनों की मुलाकात में कोई भी एक दूसरे का विरोध ना करे। विकास जब अपनी प्रपोजल अपनी पत्नी के सामने रखता है, आरती भी इसके लिए तैयार हो जाती है और बिल्कुल ऐसे ही होने भी लगता है। दरअसल शादी का लगभग 8 से 9 महीने का समय गुजर जाता है। इन 8 से 9 महीनों में विकास और उसकी पत्नी आरती कभी भी एक दूसरे से फिजिकल रिलेशन नहीं बनाते हैं, बल्कि विकास जाकर के अपनी प्रेमिका से मुलाकात करता है तो आरती अपने प्रेमी से मुलाकात कर लेती है। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब एक दिन आरती अपने प्रेमी को घर पे ही बुला लेती है, और घर के अंदर ही जब दोनों एक दूसरे के करीब होते हैं तो विकास की माँ ललिता अपनी बहू और उसके प्रेमी को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेती है, और उसी दिन ही ललिता को सारी सच्चाई मालूम चल जाता है। दरअसल ललिता को जब सारी सच्चाई मालूम चल जाता है, उसके बाद से अपने बहू और बेटे को बिठा करके बड़े प्यार से समझाते हुए कहती है कि तुम्हारे जीवन में पिछले समय जो कुछ भी हुआ है उन सबको भूल जाओ और तुम पति और पत्नी के जैसे रिश्ते बनाकर अपना जीवन यापन करो। लेकिन विकास और उसकी पत्नी आरती इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। ललिता अपनी तमाम कोशिश करती है दोनों को समझाने के लिए। जब उसका बेटा और बहू उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं, उसके बाद से ललिता अब अपनी इज्जत बचाने के लिए अपने बेटे के साथ साथ बहू को भी इस दुनिया से ही हटाने का तय कर देती है, और फिर जाकर के इस बारे में अपने भाई रामबास से बातचीत करती है। रामबास से जब पूरी कहानी बताती है तो रामबास भी अपनी बहन का काम करने के लिए तैयार हो जाता है, और फिर भाई और बहन दोनों मिल कर के एक प्लान बनाते हैं। साथ ही साथ रामबास अपने इस प्लान में अपने नौकर चमन खान को भी शामिल कर लेता है। दरअसल जब ये पूरा प्लान बन जाता है, इसी प्लान के तहत 30 अक्टूबर 2024 को सुबह सुबह ललिता अपने बेटे और बहू से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों केला देवी मंदिर का दर्शन करके आओ। उसके बाद से मुझे पूरा उम्मीद है कि तुम लोगों का रिश्ता सही हो जाएगा। हालांकि मंदिर का दर्शन करने के लिए जब कहती है, उसका बेटा विकास इसके लिए तैयार हो जाता है और फिर अपनी पत्नी से कहता है कि तुम भी फटाफट तैयार हो जाओ। दरअसल उसके बाद से ललिता अपने बेटे से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों ही अपने मामा के सेंट्रो कार से चले जाओ। विकास कहता है कि मुझे गाड़ी चलाने नहीं आती है, तो ललिता अपने बेटे को समझाते हुए कहती है कि जो तुम्हारे मामा का नौकर चमन खान है वो गाड़ी लेकर के जाएगा, तुम लोग फटाफट तैयार हो जाओ, वो गाड़ी लेकर के आ ही रहा है। जैसे ही ये सारी बात बता देती है, थोड़ी देर के बाद इधर रामबास का नौकर चमन खान सेंट्रो कार लेकर के ललिता के घर पे पहुंच जाता है। तब तक इधर विकास और उसकी पत्नी आरती मंदिर जाने के लिए तैयार हो चुके थे। सेंट्रो कार में बैठते हैं। उसके बाद से चमन खान ड्राइवर इन दोनों को लेकर के केला देवी मंदिर का दर्शन कराने के लिए चला जाता है, और जब वहाँ पे ये लोग अपनी दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद से चमन खान इन दोनों को लेकर के घर के लिए रवाना होता है। लेकिन अपने षड्यंत्र के तहत ही रास्ते में ही चमन खान विकास से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम भी गाड़ी चलाना सीख जाओ। यही बात बोल करके ड्राइवर चमन खान विकास को ड्राइवर की सीट पे बिठा देता है, और फिर गाड़ी को लेकर के बताए हुए उस सुनसान जगह पे लेकर के चला जाता है जहाँ पे विकास के मामा रामबास जो पहले से इन दोनों का इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही इधर भोजपुर गांव के बाहर सुनसान जगह सड़क किनारे पे पहुंचते हैं, गाड़ी रोक देते हैं। वहां पे रामबास पहुंचता है और इन दोनों को बिना कुछ बताए ही अपने पास से एक तमंचा निकालता है और दोनों के ऊपर 3 गोलियां चला देता है, जिसकी वजह से गाड़ी के अंदर ही विकास और उसकी पत्नी आरती दोनों की ही मौत हो जाती है। और उसके बाद से रामबास और उसका नौकर दोनों वापस अपने घर चले आते हैं। दरअसल रामबास को इतना तो पूरा यकीन था कि पुलिस जब डेड बॉडी को बरामद करेगी गाड़ी के माध्यम से उस तक पहुंची जाएगी, लेकिन रामबास को ये भी पूरा यकीन था कि पुलिस जब उसके पास पहुंचेगी तो इस केस में अपने नौकर चमन खान को वो फंसा देगा, पर ऐसा होता नहीं है। वाकई में ललिता जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताती है, उसके बाद से पुलिस ललिता के ही तहरीर पर उसके भाई रामबास और रामबास के नौकर
चमन खान, इन दोनों को गिरफ्तार करती है। पुलिस जब इन तीनों को गिरफ्तार कर लेती है उसके बाद से जिला अदालत में पेश करती है, जहां से इन सबको जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।